आखिर जेई मेंस जनवरी के अंदर हुआ क्या भाई साहब। हर साल की तरह सबसे ज्यादा वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इनऑर्गेनिक के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए, मैंने मॉडरेट क्यों लिखा है आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई मैंने 25 बार पढ़ा है डी ब्लॉक के अंदर, ये बहुत फेमस था, मैंने आपको एक क्लास में कराया भी था। कोर्स को कैसे करना है, टॉपिक वाइज जो आपको रिवीजन प्लान दिया है उसको अच्छे से करो। 25 क्वेश्चन जो उसमें है उनको आप अच्छे से करते जाओ, उनको आप ध्यान से देखो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। सारे सवाल जितने भी चल रहे हैं उनको सीरियसली आप करेंगे। इस तरह से आपको सवालों को चेक करना आना चाहिए। जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या करना है। सेकंड हाई वेटेज हमेशा की तरह जो टेस्ट हो उसको सीरियसली दो। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप कोई मिस्टेक करेंगे। हाय हेलो एवरीवन, हाय विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि आपको बताया कि आज हमारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज कि आखिर जेई मेंस जनवरी के अंदर हुआ क्या और इनऑर्गेनिक के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्या हुआ, क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे पढ़ें, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क्स को, और क्या हमें कुछ नया करना है एनालिसिस पर। अब ये जो एनालिसिस है वो क्या कहता है जेईई मेंस 26 का अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं भाई साहब, हर साल की तरह सबसे ज्यादा वेटेज है। आप देख सकते हो 19 क्वेश्चन आए हैं। क्लास में चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोला जाता है कि बेटा सबसे ज्यादा हाई वेटेज होता है अगर किसी का तो वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एवरेज पर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 1.9 रहा है इसका। सेकंड हाई वेटेज हमेशा की तरह केमिकल बॉन्डिंग रहा है। थर्ड वेटेज हमेशा की तरह पीरियोडिक टेबल रहता है, वही रहा है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक इस बार बहुत अच्छे से पूछे गए काफी सारे। इसमें एक चीज थोड़ी सी मैं आपको मेंशन कर दूं कि सॉल्ट एनालिसिस एनसीईआरटी में अलग से चैप्टर नहीं है, लेकिन हम लोग सॉल्ट एनालिसिस एक अलग से चैप्टर पढ़ाते हैं। तो अगर मैं इसमें से क्वेश्चन की बाइफरकेशन करूं तो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्ट के थे अगर मैं उसे कंसीडर करूँ तो, लेकिन वो डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में मिक्स हो जाते हैं। पर अगर मैं अलग से बोलूँ तो 4 सवाल ऐसे आए थे जो सॉल्ट एनालिसिस के हैं, लेकिन हमने बाइफरकेशन एनसीईआरटी के चैप्टर्स के हिसाब से दिया ताकि हर बच्चे को क्लियरिटी से समझ में आए। पर चूंकि कोटा के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्ट के थे, क्योंकि हम सॉल्ट एक अलग से चैप्टर पढ़ाते हैं। पर वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में मिक्स है। 13th और 14th का इस बार बोलबाला रहा, यानी कि 11th का पी ब्लॉक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं 11th वाले, वो सीरियसली पी ब्लॉक को करना बॉस। इस बार 12th वाले पी ब्लॉक से कम आए 15th से 18th में, ठीक है। तो उनका सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही रहा, लेकिन ये फिर से मैं बोलूंगा समझ चुके होंगे आप, है ना। मिक्सड अप है ये। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो समझ चुके होंगे आप। वेटेज वाइज अगर हम बात करें एक चार्ट की तरह से तो परसेंटेज वाइज सबसे फिर से हाईएस्ट रहा है अपना, वही जो हमेशा रहता है। लगभग 30% की बात हो रही है। 30% आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहा है। इसी तरह से 20% अगर हम देखें तो बॉन्डिंग रही है। 19% हम देख रहे हैं तो पीरियोडिक रही है भाई। डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो आपके पास, ठीक है, 17%, इसमें सॉल्ट भी इंक्लूडेड रहेगा। और पी ब्लॉक 13 की बात करें तो बहुत कम रहा है, और 15 तो सबसे कम रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप कोई मिस्टेक करेंगे, हाँ या ना, बोलो। कोई दिक्कत रहेगी मेरे लल्ला, मचा देगा जीवन भर हल्ला गली मोहल्ला। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की बात, ठीक है। अब अपन करते हैं जो अपने सवाल आए थे एग्जैक्ट। तो देखो सबसे पहले जेई मेन सेशन का था, ये इजी सवाल था। कैसे इजी था वो बताता हूँ। ये आपने किया भी होगा कि PbCl2 का K2CrO4 से करेगा तो ए जो बनेगा वो PbCrO4 बनेगा। तो यहाँ मुझे ऑप्शन दिया होता उसने, तो PbCrO4 को चेक कर लो पहले, तो ये और ये। तो यहाँ मुझे या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ये तो क्लियर हो गया। इस तरह से आपको सवालों को चेक करना आना चाहिए। फिर आपको यहाँ दिया उसने, देखो PbSO4 का इससे, तो जो ये X बनेगा, ऑब्वियस सी बात है अगर सल्फेट इसके साथ चला गया सोडियम के साथ तो ये एसीटेट इसके साथ आएगा, तो लेड एसीटेट बनेगा। तो लेड एसीटेट का कॉम्प्लेक्स है, तो ये आ जाएगा -2। ये आपका चौथा ऑप्शन ये दिख रहा है, तो अपने आप ही दिखने लग गया ना कि ये वाला कौन सा होगा, क्योंकि लेड एक एम्फोटेरिक होता है और एम्फोटेरिक जो होते हैं ये इस NaOH में सॉल्युबल होते हैं। तो अपने आप भी समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, सिंपल है। अगला देखो, तो ये आपका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया। अब देखें अगला जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ट्रेंड्स फॉर द मेंशन्ड प्रॉपर्टी। देखो मेंशन्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो मेंशन्ड प्रॉपर्टी के अंदर
पहला सवाल तेरे का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात होती है तो यार देखो, सबसे पहले तो फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और बोरोन, ठीक है। फिर आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी में तो मुझे पता है क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है। फिर मेटेलिक कैरेक्टर की बात आती है तो ये यहाँ गलत हो गया। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कन्फर्म मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। ये तो गलत हो गया। फिर ये कह रहा है आपका बेसिक कैरेक्टर, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब दिमाग की बत्ती जली। क्या जली भाई? कि भाई आंसर क्या जाएगा? तो मेरे हिसाब से तो ए जाएगा, बी जाएगा, डी जाएगा, हाँ या ना? तो अरे, तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या आ गया, 1, यानी कि ए। ये देखो, यानी कि क्या गया, ए, ये ए बी डी ओनली, क्योंकि बी सी गलत होने का रीजन आपको पता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा एफिनिटी होगी फ्लोरीन से। फिर सल्फर और फास्फोरस में आपको पता है ये हाफ फील्ड होता है, और ये आपका हाफ फील्ड नहीं है, तो इन दोनों में ज्यादा अच्छे से लेना ये चाहेगा, क्योंकि यहाँ 3p2 है। 3p2 है तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये 3p3। एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 3p3। ठीक है, तो इधर आते हैं, अगर अपन ध्यान से देखो, ठीक है, अब इधर आते हैं अपन। इसके अंदर आपकी बात हो रही थी किसकी, फर्स्ट आयनाइजेशन थी, तो भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा आयन एनर्जी रखेगा, कि लेफ्ट से राइट जाते तो आयन एनर्जी बढ़ती है। फास्फोरस सल्फर में हम सबको पता है कि क्या होता है, बताओ। फास्फोरस हाफ फील्ड है, ये नहीं है, तो फास्फोरस की ज्यादा आयन एनर्जी हुई थी, क्योंकि हाफ फील्ड होने की वजह से। अगला देखो। हम्म अब इसके अंदर सवाल बहुत सिंपल था, ये सवाल देखो। इस सवाल में जब बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि द नंबर ऑफ पेयर्स अमंग। अब ये पेयर्स दे दिए उसने, देखो ये पेयर्स, ठीक है। अमंग विच कंटेन ऑक्साइड दैट आर बोथ एम्फोटेरिक, ठीक है, 2। ऐसे दो ऑक्साइड, दो सेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो एसिडिक होता है, ठीक है। ये आपका एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ये आपका एम्फोटेरिक होता है, ये आपका एसिडिक होता है। तो मेरे हिसाब से दो एम्फोटेरिक आ गए। अब इसका एक की पॉइंट भी था, और वो की पॉइंट था पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। यहाँ इनके जितने भी ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। तो यहाँ देखोगे आप, लेड का है, लेड के जितने भी ऑक्साइड्स हैं एम्फोटेरिक। टिन दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, तो टिन के जितने भी एम्फोटेरिक, तो ये एम्फोटेरिक नहीं हो सकता, ये एम्फोटेरिक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि स्टेटमेंट 1 सही है, ये तो ट्रू हो गया। BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और ये कह रहा है कि कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड। यस, ये देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया ताकि आपको पता चल जाए। मैंने मॉडरेट क्यों लिखा है आप समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें दो चार कॉन्सेप्ट एक साथ ठूस दिए, है ना, बट है सिंपल, इसीलिए मॉडरेट में डाला है क्योंकि टफ हो रहा है थोड़ा। तो BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड, फॉर्म्स एडक्ट विद अमोनिया एंड हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ही रखता है, ठीक है। और आपको याद होगा बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन जुड़ेंगे, तो आप सोच सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब आप समझ लो 6 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा इसका। 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। आया ना? तो अब देखो, अब आंसर अपने आप समझ में आ गया आपको। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट बताओ, बहुत स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू। अगला देखो, अगला कह रहा है MnO4 माइनस। ये वही क्वेश्चन है जिसमें मेरा और AK के सर का हुआ था कि किसके पास आएगा, लेकिन ये फाइनली इनऑर्गेनिक के अंदर आ गया। याद आ रहा है ये, जब हम लोग इसका सॉल्यूशन बना रहे थे तो इसमें एक दिक्कत आई थी कि सर ये मैं तो पढ़ाता हूँ डिस्प्रोपोर्शनेशन, वो कह रहे मैंने 15 बार पढ़ाया, तो मैंने कहा भाई मैंने 25 बार पढ़ाया डी ब्लॉक के अंदर, भाई मैंने 25 बार पढ़ाया है डी ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, MnO4 - 2 से ये आपका +6 से +7 हो गया, और ये आपका +6 से +4 हो गया। सिंपल है बॉस। तो अब देख सकते हो आप MnO4 - 2 इन एसिडिक मीडियम डिस्प्रोपोर्शनेट। अब दिमाग की बत्ती आप जलाओ, क्या होना चाहिए आंसर, अपने आप ही दिख गया मुझे, ये आपका MnO4 है, ये MnO2 है, तो 3 आ गया, तो अपने आप ही 3 आंसर आ गया। अगला देखो, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग SF4 NH4 NiCl4, या -2 था, है ना, XeF4, ये फिर से
ठीक है ना। ये टफ में क्यों लिखा आप समझ गए होंगे, इतने सारे दे दिए भाई साहब एक साथ। PtCl4 -2 SeF4 and NiCN whole 4 2 minus that have tetrahedral geometry is 3। अब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो देखो SF4 है। अब यार SF4 में आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। 6 आगे, 4 ये हैं, तो 4 + 1 करेंगे 5 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा, sp3d तो C100 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। NH4+ में वैलेंस 5 होते हैं, लेकिन 1 प्लस आ गया तो 4 बचे, तो 4 + 0 करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा तो sp3 आएगा। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल हो सकता है। ये आपको सबको पता है वीक फील्ड है लिगेंड, तो sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये आपको पता है XeF4 है। अब देखो XeF4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, 4 फ्लोरीन है तो 4 + 2 आ गया, 4 + 2 यानी कि 6 आ गया, 6 आ गया यानी कि sp3d2 आएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। PtCl4 में आप सबको पता है DsP2 होता है, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर होता है। SeF4 के अंदर देखो 6 होते हैं, 4 फ्लोरीन करेंगे तो फिर से वही आएगा, 4 + 1 आएगा, 5 आया तो sp3d आएगा। ये भी नहीं होगा, ये आपका फिर DsP2 हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अब आंसर देखो क्या दे रहा है, 3 1 2, मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं बैठ रहा है इसमें, 1 2 ही बैठ रहे हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो इसका मतलब पहला आंसर तो गलत है। फिर कह रहा है इन द सेट NO2 BH2 BF3 LCl3 ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट अराउंड सेंट्रल एटम। सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, याद है। यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अपन देख सकते हैं आंसर क्या जाएगा, 3। 3 का मतलब क्या आ गया, पहला फॉल्स एंड सेकंड ट्रू। हाँ या ना। अगला देखो, अगला सवाल हम बात करते क्या, अमंग द CuNH3+2 हो गया। चलिए, तो अब देखो क्या किया होगा आपने, ये आपको पता ही है। तो CuNH3 होल +2 इसका DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, ऑक्टाहेड्रल है ये तो, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, और ये आपको पता ही है DsP3 होता है, और ये आपका sp3d2 होता है। Mn की बात कर रहे थे, वीक फील्ड लिगेंड है ये, 2 बार लिख दिया है ना। हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, किस में होगा, तो इसी में होगा मैक्सिमम तो, क्योंकि यहाँ पर मैंगनीज +2 आएगा, 3d5 आएगा तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर्स अमंग, एक तो ये पेयर है, एक ये पेयर है, ये भाई टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp3 है, लेकिन ये आपका DsP2 है, ये तो टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर। ये sp3 था, ये DsP2 है। दैट कंटेन ओनली डाया मैग्नेटिक स्पीशीज इज 2। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स अमंग, यार देखो ये पैरामैग्नेटिक होता है, अपने को पता है निकल वीक फील्ड में पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये तो पैरा हो जाएगा। ये आपको पता है ये डाया हो जाता है, क्योंकि NiCO होल 4 में पेयरिंग होती है। ये फिर से आपका पैरा हो गया, ये वापस डाया हो गया। ठीक है, अब टोटल अगर हम बात करें तो ये भी डाया है, ये भी डाया, तो पैरा कितनी हुई टोटल, 1 और 1। अगर अपन देखें तो अब डाया मैग्नेटिक स्पीशीज की बात कर रहा है, तो डाया कितनी हुई देखो, 1 और 1 ये 2। अपने आप ये आंसर समझ में आ गया, 4। कैसे, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, पर स्टेटमेंट 1 सॉरी 1 ट्रू है बट ये फॉल्स है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि द नंबर ऑफ पेयर्स अमंग, तो कितने पेयर है ऐसे, तो पेयर देखेंगे तो अपन डाया मैग्नेटिक वाला तो एक ही पेयर दिख रहा है ये वाला, जबकि उसने 2 पेयर लिखा है, तो इसलिए आंसर गलत था, ये फॉल्स। अगला करो। चलिए, ये बहुत फेमस था, मैंने आपको एक क्लास में कराया भी था। ये एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, जिसमें NaCl+ क्या क्या बनता था बताओ, Na2CO, NaCl+ K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेट H2SO4, और ये जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद बनता था CrO2Cl2, और जब इस CrO2Cl2 को NH से पास करते हैं तो बनता है आपका Na2CrO4, और ये Na2CrO4 जो होता है वो येलो होता है। अब आपको यहाँ से मैच कराना था, देखो ये NaCl+ ये बन गया, तो ये आपका एक क्या बन जाएगा, Na2CrO4।
फिर ये ए यानी कि ये Na2CrO4 क्रोमियम है, ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये बी कह रहा है H2SO4 से जाके सी बनाएगा। और फिर वो कह रहा है कि इन द प्रोडक्ट सी एक्स इज द नंबर ऑफ O2 - 2 यूनिट्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो Na2CrO4 है, यानी कि क्रोमेट हो गया, ये क्रोमेट का H2O2 के साथ एक टेस्ट होता है, आपको याद होना चाहिए, देखो ये। और वो टेस्ट क्या होता है कि चाहे आप क्रोमेट लो चाहे आप डाइक्रोमेट लो, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन जब कराते हैं H2SO4 प्लस सीधा H2O2 एसिडिक मीडियम में H2O2 डाल के, तो आपको एक CrO5 बनता है। CrO5 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 ही है ना, CrO5। CrO5 तो आप देख सकते हो दिमाग की बत्ती लगा के, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये CrO5 बनता है। और ये CrO5 में +6 है और ये दो परऑक्सी लिंकेज आती है। तो भाई साहब y इज द टोटल नंबर, ठीक है, y इज द टोटल नंबर ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट एंड z इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम तो +6 आ गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि x इज अ नंबर ऑफ O2, तो x जो है वो 2 आ गया, 2 पर ऑक्सी। y इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन z, तो z कौन था भाई साहब, यहाँ पे देखो z का है, मुझे तो z ही नहीं दिख रहा। Z is the oxidation state और Y is the total number of oxygen present in present and Z is the A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो ये कह रहा है इन द प्रोडक्ट C यानी CrO5, X इज द नंबर ऑफ CrO5 के अंदर, तो X जो है इज द नंबर ऑफ O2 यूनिट यानी कि 2। Y जो है CrO4 में ऑक्सीजन एटम Y 5 हो गए CrO5 और प्रेजेंट जेड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है तो 6, तो 6, 6 और 5 कितना हुआ, 11 और 2 13। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या जाना चाहिए, देखो 13 आंसर आ गया 13। याद आया बेटा, ये सब पढ़ाया था अपन ने और सारा पढ़ाया हुआ ही आया है, देखो आप। और ये भी बोला था कि भाई यही आएंगे सब, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। क्लियर, जैसे मैंने लिख के दिया है कि ये सॉल्ट में था, देखो आप समझ रहे हो, ये लिख के दिया मैंने कि सॉल्ट है, लेकिन अब ये अगर आप कहीं और देखेंगे तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डी ब्लॉक में डाल दिया गया क्योंकि यहाँ क्रोमेट है, लेकिन ये सॉल्ट में पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। इसी तरह से अगर अपन देखें ध्यान से तो यहाँ पर ये वाला देखो, तो ये वाला आपका पीरियोडिक के अंदर आ चुका है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे अपन, तो यहाँ देखो, और मैंने इजी मीडियम भी लिख के दिए, जैसे ये मीडियम दिख गया, ये मिक्सअप क्वेश्चन है। इस बार वैरायटी में एक नई चीज भी आई है, मिक्स्ड क्वेश्चन। इसको आप देखोगे तो ठीक है, ये मिक्स हो रहे हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ भी देखोगे तो ये मिक्स्ड हैं। ये डी ब्लॉक है, प्योर डी ब्लॉक है, लेकिन ये रेडॉक्स भी हो सकती है ना, लेकिन ये डी ब्लॉक में पढ़ते हैं अपन। इसी तरह से ये आप देखोगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो मैंने करा कोऑर्डिनेशन का है, ये टफ, लेकिन यहाँ पर देखिए मिक्स कर दिया उसने, ये पूरा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग मिक्स है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग के कम आए हैं। अब ये वाला सवाल जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन में रखा है, पर चूंकि ये चाहे तो बॉन्डिंग में भी रख सकते हैं हम, तो ऐसे मिक्स सवाल आए हैं जिससे कि क्वेश्चन को बाइफरकेट करना हमारे लिए मुश्किल है। तो बाइफरकेशन और मिक्स दो चैप्टर के सबसे ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग, क्योंकि उन दोनों में ज्योमेट्री आती है। कोऑर्डिनेशन में डी ब्लॉक वालों की यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज्योमेट्री आती है, केमिकल बॉन्डिंग में पी ब्लॉक वालों की आती है, तो ये मिक्सड अप हो जाता है। ठीक है, तो अपन बाइफरकेशन के अंदर हमने इसको कोऑर्डिनेशन में रखा है क्योंकि वहां से टफ यहाँ ज्यादा बन रहा है। तो ये हमारा रखने का एक तरीका होता है। इसी तरह से जैसे यहाँ रखा हमने कोऑर्डिनेशन, ये टफ, क्योंकि देखिए इतने सारे मॉलिक्यूल एक साथ दे दिए, दैट इज कॉल्ड टफ। ये भी कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का हमेशा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आपका सॉल्ट में भी पढ़ा सकते हो और मैंने इसको डी में रखा है। आपको याद होगा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ये, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको डी में रख रहे थे। ये मैं आपको बोल रहा था इस तरह से कि 4 सवाल ऐसे हैं। तो इसी तरह से आप ये वाला जो सवाल है, ये प्योरली वापस से सॉल्ट एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, क्रोमेट के अंदर पड़ते हैं, लेकिन क्रोमेट डी ब्लॉक में है तो अपन इसको डी ब्लॉक में डाल दिया था। क्लियर,
तो मेरे हिसाब से अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या करना है, कोर्स को कैसे करना है। वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि सारे सवाल जितने भी चल रहे हैं उनको सीरियसली आप करेंगे। उन सवालों को कैसे करना है कि टॉपिक वाइज जो आपको रिवीजन प्लान दिया है उसको अच्छे से करो। 25 क्वेश्चन जो उसमें हैं उनको आप अच्छे से करते जाओ। उन 25 क्वेश्चनों के बाद जो टेस्ट हो उसको सीरियसली दो। जेई में जनवरी में जो गलतियां हुई हैं उनको आप ध्यान से देखो, और कोशिश करो कि जेई जनवरी में इसके सारे सवाल आप पूरे के पूरे सवाल, पूरे के पूरे पेपर भी लगा लो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जनवरी जेई मेंस के सारे पेपर आपको एज इट इज करने हैं, टेस्ट पेपर। तो मुझे लगता है आप अप्रैल में अच्छा कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।